मैंने बस घर की फिशिंग बोट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इससे पापा की जान ही निकल जाएगी। अरे, एक फिशिंग बोट पर नेवल कैनन कैसे लगा हुआ है? ये दो मशीन गन टर्रेट्स किस लिए हैं? ये क्या मुसीबत है? इसमें मिसाइल लॉन्च सिस्टम भी लगा दिया। क्या मछलियों ने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है कि उन पर वॉर छेड़ना पड़े? पापा तो डर के मारे मुझे उसी वक्त पुलिस स्टेशन ले जाकर सरेंडर करवाने वाले थे। लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि पिछले जन्म में जब पापा समुद्र में मछली पकड़ने गए थे, तब उन पर पायरेट्स ने हमला कर दिया था और पूरा परिवार उन्हीं पायरेट्स के हाथों मारा गया था। अब जब मुझे दोबारा जीवन मिला था, तो इस बार मैंने पापा को समुद्र में जाने से नहीं रोका, बल्कि अपने गोल्डन फिंगर की मदद से मैंने खुद अपने हाथों से पूरा शिप वेपन सिस्टम तैयार किया। फिशिंग बोट को एक वायलेंट एम क्लास फ्रिगेट में बदल दिया और पापा के साथ समुद्र में निकल पड़ा। रवाना होने से एक दिन पहले मैं अपने हाथों से बनाए गए हथियारों को सीधे पोर्ट पर ले गया और उत्साह से पापा की तरफ देखते हुए बोला, पापा, अब इन सबके रहते हमारी कार्गो शिप को समुद्र में किसी पायरेट से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अंदर लगा हुआ ये वेपन AK 630 कहलाता है। ये एक ट्विन माउंटेड 6 बार रेल 30 मिलीमीटर क्लोज इन वेपन सिस्टम है। पिराइट्स पर इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कोई वेजिटेबल कटिंग मशीन काम करती है। और यह है टाइप 65 एंटी फ्रॉगमैन ग्रेनेड लॉन्चर। ये उन बिखरे हुए पायरेट्स के लिए है जो तैरकर शिप के पास आने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये दो 14.5 मिलीमीटर हैवी मशीन गन्स भी हैं। अदन की खाड़ी में जितने पायरेट्स होंगे, हम उतनों को खत्म कर देंगे। लेकिन पापा लिन जेनहाई पूरी तरह से स्टन्ड रह गए थे। हालांकि वे कभी सेना में नहीं रहे थे, लेकिन सालों से समुद्री व्यापार में होने की वजह से उन्होंने कई वॉरशिप्स देखे थे। इन तोपों और गन माउंट्स को देखते ही साफ समझ आ रहा था कि यह मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट है। पापा घबराकर बोले, अरे मेरे लाल, बस कर अब। ये सब तू आखिर कहां से लाया है? ये कोई मजाक नहीं है, इसके लिए सिर तक कट सकता है। तू अभी अभी क्विंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आया है। हमारा परिवार ऐसी गलती नहीं कर सकता। चल, अभी चलते हैं पुलिस के पास और सब सच सच बता देते हैं। चलो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इतना कहकर पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने लगे, लेकिन मैंने उनका हाथ छुड़ाते हुए कहा, पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं चुराया। ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तभी मेरे बड़े ताऊ लिन जेंगजियांग धीरे धीरे चलते हुए वहां आए। उन्होंने उन हथियारों को देखा और हंसते हुए बोले, जिंगलान, ये मूवी प्रॉप्स कहां से उठा लाए? देखने में तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। पापा एक पल के लिए रुक गए। भैया, आप कह रहे हैं कि ये फिल्म के प्रॉप्स हैं? और नहीं तो क्या क्या ये सचमुच के हथियार हो सकते हैं? मैंने टीवी पर ऐसे बहुत देखे हैं। एक नजर में पता चल जाता है कि ये नकली हैं। और फिर झिंगलान अभी मुश्किल से टीनेजर है, वो भला ऐसी चीजें कहां से लाएगा? तुम इसकी बातों में मत आओ। बड़े भाई की बात सुनकर पापा आधे यकीन और आधे शक में पड़ गए। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बोले, बड़े आए, पढ़ लिख कर अपने बाप को बेवकूफ बनाने वाले। मैंने बेबसी से कहा, पापा, ये सब सच में असली हैं, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? पापा हंस पड़े। हाँ हाँ, ठीक है, मैं मान गया। अब जल्दी इन्हें शिप पर चढ़ाओ। मुंह से तो वे मेरी बात मानने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उसी समय उन्होंने वॉक टॉक निकालकर बाकी लोगों को मदद के लिए बुला लिया। जब रिश्तेदारों ने भी उन हथियारों को देखकर वैसा ही हैरानी भरा चेहरा बनाया जैसा कुछ देर पहले पापा का था, तब पापा तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ प्रॉप्स हैं। इनका काम सिर्फ पिरेट्स को डराना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खेतों में लगे स्केयरक्रो पक्षियों को डराते हैं। सब लोग ये सुनकर राहत की सांस लेने लगे। फिर सभी ने मिलकर हथियारों को शिप पर चढ़ाना शुरू कर दिया और लगातार उनकी तारीफ करते रहे कि प्रॉप्स कितने असली लग रहे हैं। मैं पूरी तरह निराश होकर खड़ा था, लेकिन अब और समझाने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, प्रॉप्स ही सही, बस जरूरत पड़ने पर यह सच में सबकी जान बचा लें, मेरे लिए इतना काफी है। कम से कम पापा सच में मुझे पुलिस के हवाले करने की कोशिश तो नहीं करेंगे। अगले दिन कार्गो शिप योजना के मुताबिक पोर्ट से रवाना हुई और दूसरे पोर्ट की तरफ बढ़ने लगी, जहां उसे मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन में जांच करवानी थी। कुछ देर बाद मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन में स्टेशन प्रमुख वांग बिंगई अपने ऑफिस में फाइलें देख रहे थे। तभी एक सैनिक हांफता हुआ अंदर घुसा और लगभग दरवाजा तोड़ते हुए चिल्लाया, सर, बड़ी समस्या हो गई है। समुद्र में एक आर्मर्ड शिप दिखाई दी है। उसका बाहरी रूप तो सामान्य कार्गो शिप जैसा है, लेकिन उस पर ट्विन 6 बरेल क्लोज इन नेवल कैनन लगा हुआ है। वांग बिंगई का चेहरा एकदम बदल गया। 6 बैरल क्लोज इन नेवल कैनन। अगर उसने पास से फायरिंग शुरू कर दी तो यहां पोर्ट पर खड़ी एक भी शिप बच नहीं पाएगी। वो तेजी से ऑब्जर्वेशन टावर की तरफ भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सैनिक जो कह रहा था वह बिल्कुल सही था।
शिप पर लगा हुआ वेपन सचमुच किसी वॉरशिप के वेपन सिस्टम जैसा दिखाई दे रहा था। उस नेवल कैनन का कैलिबर लगभग 30 मिलीमीटर के आसपास लग रहा था। वांग बिंगई तुरंत चिल्लाए, फौरन लोगों को सेफ जोन में भेजो, ऊपरी अधिकारियों से रीइंफोर्समेंट की मांग करो। रेडर स्टेशन वाले आखिर कर क्या रहे हैं? वे घबराहट और गुस्से दोनों में थे। उसी समय एक और सैनिक ने ऊपर देखते हुए आवाज लगाई, सर, शिप नंबर 89757 ओशन कार्गो शिप यूनहाई पोर्ट में प्रवेश कर इंस्पेक्शन करवाने की अनुमति मांग रही है। वांग बिंगई कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्होंने हाई पावर टेलीस्कोप उठाया और दोबारा ध्यान से देखा। हैरानी की बात यह थी कि उस रहस्यमयी आर्मर्ड शिप का नंबर भी 89757 ही था और उसके सामने साफ साफ यूनहाई लिखा हुआ था। वांग बिंगई बड़बड़ाए, यह आखिर हो क्या रहा है? देश की कार्गो शिप्स पर हथियार लगाना कब से लीगल हो गया, और वो भी इतने एडवांस्ड नेवल वेपन्स? वे तुरंत वापस ऑफिस गए और कंप्यूटर पर शिप रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर दी। सारी जानकारी देखने के बाद उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम उठाया और संपर्क किया। यूनहाई कार्गो शिप, मैं हाइजू मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन का प्रमुख वांग बिंगई बोल रहा हूं। आपकी शिप पर लगे हथियारों के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। पापा ने तुरंत वही कहानी दोहरा दी कि ये सब सिर्फ मूवी प्रॉप्स हैं और पायरेट्स को डराने के लिए लगाए गए हैं। यह सुनकर वांग बिंगई ने राहत की सांस ली। उन्होंने आदेश दिया कि शिप को थोड़ी दूर वाले डॉक पर खड़ा किया जाए और फिर वे खुद इंस्पेक्शन टीम के साथ वहां पहुंचे। कुछ ही देर बाद यूनहाई धीरे धीरे डॉक में आकर रुक गई। पापा ने तुरंत सारे डॉक्यूमेंट्स, परमिट्स और सर्टिफिकेट्स निकालकर वांग बिंगई को सौंप दिए। वांग बिंगई ने हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से जांचा, लेकिन उन्हें कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने इंस्पेक्शन टीम को शिप पर चढ़कर हर हिस्से की जांच करने का आदेश दिया। जब उनकी नजर डेक पर लगी ट्विन 6 बैरल नेवल कैनन पर पड़ी तो वे कुछ पल के लिए ठिठक गए। सालों की मिलिट्री सर्विस से पैदा हुई उनकी अनुभूति उन्हें बार बार बता रही थी कि यह चीज बिल्कुल भी प्रॉप जैसी नहीं लग रही। उन्होंने मुड़कर पापा की तरफ देखा। कैप्टन लिन, आपको आखिर शिप पर यह सब लगाने का आइडिया कैसे आया? और आप कह रहे हैं कि यह सिर्फ पायरेट्स को डराने के लिए है? यह सुनकर पापा गर्व से मुस्कुराए। मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया था कि अदन की खाड़ी का इलाका सुरक्षित नहीं है, इसलिए वही ये सब मेरे लिए लेकर आया। सच कहूं तो मैं भी शुरुआत में बहुत डर गया था, लेकिन मेरा बेटा बहुत तेज दिमाग का है। वो इस साल पूरे हाइजू का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम टॉपर भी है। वांग बिंगई चौंक गए। टॉपर? कहीं तुम्हारे बेटे का नाम लिन जिंगमान तो नहीं है? पापा तुरंत बोले, हाँ बिल्कुल वही। उसी समय जांच के लिए गए कुछ सैनिक वापस लौटे और रिपोर्ट दी, सर, शिप के कार्गो में कोई समस्या नहीं मिली, लेकिन पीछे वाले कैबिन के सबसे अंदर एक कमरा बंद मिला है। यह सुनते ही वांग बिंगी का चेहरा गंभीर हो गया। उधर पापा भी घबरा गए। पीछे वाले कैबिन में तो सिर्फ एक छोटा सा स्टोरेज रूम है, जहां आमतौर पर बेकार सामान और कचरा रखा जाता है। वो अचानक बंद कैसे हो गया? माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया था। मैं तुरंत आगे बढ़ा और बोला, वो कमरा मैंने अस्थायी तौर पर एक मॉनिटरिंग रूम में बदल दिया है। उसमें ग्राउंड रडार और ऑक्यूस्टिक पोजिशनिंग सिस्टम लगाया गया है। अंदर 2 कंप्यूटर रखे हुए हैं। घर से निकलते समय मैंने ही आदत से दरवाजा लॉक कर दिया था। मैं अभी उसे खोल देता हूं। हालांकि मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। असल में उन 2 कंप्यूटर्स का असली काम बाहर लगे उन बड़े हथियारों को दुश्मन की फायर पावर पहचानने और तेजी से हमला करने में मदद करना था। इसके बाद मैं सबको लेकर पीछे वाले केबिन की तरफ बढ़ा और चाबी निकालकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वांग बिंगी की नजर सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रही मॉनिटरिंग फीड पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर कमरे के कोने में रखे 2 लकड़ी के बक्सों पर जाकर टिक गई। जैसे ही वांग बिंगी की नजर उन बॉक्सेस पर पड़ी, उनका चेहरा अचानक बदल गया। उनके सामने 2 और 30 मिलीमीटर क्लोज इन डिफेंस वेपन्स रखे हुए थे। साथ ही कुछ यूनिवर्सल मशीन गन्स भी थीं। उन हथियारों की मेटल फिनिश और बारीक क्राफ्टमैनशिप इतनी असली लग रही थी कि कुछ पल के लिए वे खुद भी हैरान रह गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर एक वेपन उठाया और उसे बेहद ध्यान से हर तरफ से इंस्पेक्ट करने लगे। लेकिन जब उन्होंने उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को देखा तो वहां एक खाली जगह मिली। तभी वांग बिंगई ने राहत की सांस ली। कुछ पल पहले तक उन्हें सचमुच लगने लगा था कि ये सारे हथियार असली हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से में जरूरी कंपोनेंट्स मौजूद नहीं थे। ऐसी हालत में चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, उनसे एक भी गोली नहीं चलाई जा सकती थी। उनके चेहरे का तनाव कम होते देख मैंने भी तुरंत समझाया। जब मैं क्लोज इन नेवल कैनन बना रहा था, उसी दौरान बचे हुए मटेरियल्स और पार्ट्स से मैंने ये चीजें भी बना दी थीं। वांग बिंगई ने सिर हिलाया और बात को वहीं खत्म कर दिया। आखिर हाल के दिनों में समुद्र का माहौल सचमुच खराब चल रहा था। 3 महीने पहले ही अदन की खाड़ी में एक बड़ी घटना हुई थी।
अब समुद्र में चलने वाली हर कार्गो शिप पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहने लगी थी। ऊपर से जांच में यह भी सामने आया था कि हमारा लिन परिवार पीढ़ियों से मछुआरों का परिवार रहा है। इतने वर्षों के रिकॉर्ड्स में हमारे खिलाफ कोई दाग नहीं था। आखिरकार उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए और हमें आगे जाने की अनुमति दे दी। हालांकि जाते जाते उन्होंने एक बार फिर डेक पर रखी उस क्लोज इन नेवल कैनन की तरफ देखा और बोले, ये चीज देखने में जरूरत से ज्यादा डरावनी लगती है। इसे वाटरप्रूफ कवर या तिरपाल जैसी किसी चीज से ढक दिया करो, वरना लोग इसे देखकर गलतफहमी में पड़ जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। पापा लगातार सिर हिलाकर हामी भरते रहे। जब वांग बिंगई और उनकी टीम धीरे धीरे दूर चली गई, तब मैंने भी लंबी सांस छोड़ी। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही सारे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स निकाल दिए थे, वरना आज मामला सच में बहुत बड़ा हो जाता। जल्द ही यूनहाई फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। मैं शिप के किनारे खड़ा अनंत समुद्र को देखता रहा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, इस बार की यात्रा से कम 10 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होगा। घर लौटकर तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करना, घर की चिंता मत करना। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और काम नहीं कर पाऊंगा, तब तुम्हारे सहारे आराम की जिंदगी जीऊंगा। मैंने पापा के चेहरे पर मुस्कान देखी और चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरे दिल में पायरेट्स के लिए अथाह नफरत उमड़ रही थी। कौन जानता था कि पापा की यह छोटी सी इच्छा पायरेट्स की आग और गोलाबारी के बीच टूटकर बिखर जाएगी। पिछले जन्म में यही याद मुझे पूरे 4 साल तक दिन रात दर्द देती रही थी। आखिरकार उसी दर्द के साथ मेरी मौत हुई थी। इसीलिए इस जन्म में मैंने पापा को समुद्र में जाने से नहीं रोका, क्योंकि मैं चाहता था कि वे पायरेट्स भी जाने कि खून का बदला आखिर कैसे लिया जाता है। जो लोग ज्यादा अत्याचार करते हैं, उनका अंत भी वैसा ही होता है। समुद्र पर बीतने वाले दिन बेहद उबाऊ और लंबे थे। 20 दिनों से ज्यादा समय गुजरने के बाद हमारी कार्गो शिप आखिरकार सोमालिया के समुद्री इलाके में प्रवेश कर गई। उसी पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पायरेट्स का पता पहले से लगाने के लिए मैं हर दिन टेलीस्कोप लेकर समुद्र को देखता रहता था। उस दिन भी मैं कुछ देर से समुद्र पर नजर रखे हुए था कि अचानक मुझे दूर पानी की सतह पर कुछ अजीब सी लहरें दिखाई दीं। उस बदलाव ने तुरंत मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमतौर पर समुद्र की लहरें लंबी और फैली हुई होती हैं, लेकिन ये लहरें बिल्कुल अलग थीं। ये किसी स्पीड बोट या असॉल्ट बोट के गुजरने से बनने वाली लहरों जैसी लग रही थीं। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और टेलीस्कोप को मजबूती से पकड़ लिया। कुछ ही क्षण बाद मुझे दूर एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दिया, जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। पायरेट्स? ये जरूर पायरेट्स हैं। मैं तुरंत मुड़ा और तेजी से कैबिन की तरफ भागा। पापा, दक्षिण पूर्व दिशा में शायद पायरेट्स हैं। वे बहुत तेज गति से हमारी तरफ आ रहे हैं। लगता है उन्होंने हमें टारगेट बना लिया है। आप जल्दी आकर देखिए। नींद में सुस्त पड़े पापा ये सुनते ही झटके से उठ बैठे। उन्होंने मेरे हाथ से टेलीस्कोप ली और भागते हुए डेक पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूर देखा, उनका चेहरा सुन्न पड़ गया। दर्जनों स्पीड बोट्स हमारी तरफ बढ़ रही थीं। हर बोट में 4 से 5 लोग बैठे थे और हर किसी के हाथ में हथियार थे। कहीं राइफल्स थीं, कहीं AK असॉल्ट राइफल्स और कुछ के पास रॉकेट लॉन्चर तक मौजूद थे। सब कुछ लगभग एक ही पल में साफ हो गया। पापा ने तुरंत अलार्म बजा दिया। सभी लोग ध्यान दें, पायरेट्स स्पीड बोट्स लेकर हमारी तरफ आ रहे हैं। इंजन पावर को मैक्सिमम पर ले जाओ। हर हाल में उनसे दूरी बनाने की कोशिश करो। एक पल में पूरे शिप पर अफरा तफरी मच गई। सब लोग डर से दूर समुद्र की तरफ देखने लगे। क्या हम आज मरने वाले हैं? मैं अभी मरना नहीं चाहता। हमें तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। उन्हें सामान दे देंगे तो शायद हमारी जान बच जाए। मैंने अभी तक शादी भी नहीं की। कैप्टन लिन, जल्दी उनसे बात कीजिए। हम उन्हें पैसे दे देंगे। सबकी घबराई हुई आवाजें पूरे शिप में गूंज रही थीं। तभी पापा जोर से चिल्लाए, सब लोग शांत हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि भीख मांगने पर पायरेट्स हमें छोड़ देंगे? इतना कहकर उन्होंने सैटेलाइट फोन उठाया और स्थानीय अधिकारियों से मदद मांगी। लेकिन उनकी पूरी बात सुनने के बाद सामने से सिर्फ इतना जवाब मिला, वी आर सेंडिंग अ सर्च टीम। फोन के दूसरी तरफ की लापरवाह और बेरुखी भरी आवाज सुनकर पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। हालांकि उन्होंने ये बात शिप पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं बताई। इसके बजाय उन्होंने तुरंत हाइजू मिलिट्री इंस्पेक्शन स्टेशन में फोन लगाया। जैसे ही वांग बिंगी को पता चला कि यूनहाई मदद मांग रही है, वे भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत पास खड़े सैनिक से कहा, जल्दी करो, स्थानीय नेवल एस्कॉर्ट टीम से संपर्क करो, पता करो आखिर स्थिति क्या है। सैनिक तुरंत काम में जुट गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने गंभीर आवाज में कहा, सर, उन्होंने बताया है कि रेस्क्यू टीम भेज दी गई है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उन्हें यहां पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे।
वांग बिंगई ने गुस्से में कमांड डेस्क पर जोर से हाथ मारा। फिर कुछ सोचकर बोले, जल्दी पता करो कि यूनहाई के आसपास कोई पेट्रोल फ्रिगेट मौजूद है या नहीं। उन्हें बताओ कि ड्रैगन नेशन के नागरिक पायरेट्स के हमले का सामना कर रहे हैं और मदद चाहते हैं। कुछ ही देर में पता चला कि ब्यूटीफुल कंट्री की फॉल्क फ्रिगेट फ्लीट आसपास पेट्रोल कर रही थी। लेकिन जब उन्हें स्थिति बताई गई तो सामने से तिरस्कार भरी आवाज आई, तुम्हारे ड्रैगन नेशन के नागरिक पायरेट्स के हमले में फंसे हैं तो उससे हमारा क्या लेना देना। अगर चाहते हो कि हम रेस्क्यू करें तो पहले तुम्हारी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट को ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजे। जब अप्रूवल मिल जाएगा तब हम मदद के बारे में सोचेंगे। यह सुनकर वांग बिंगई के दांत तक भींच गए। उन्हें पहली बार पूरी तरह महसूस हुआ कि कमजोर देश की फॉरेन पॉलिसी कितनी बेबस होती है। लेकिन तभी बगल में खड़े सैनिक ने घबरा कर कहा, सर, बड़ी समस्या हो गई है। उस इलाके में मौजूद हमारे सैटेलाइट सिग्नल्स अचानक ब्लॉक हो गए हैं। यूनहाई के आसपास का पूरा क्षेत्र अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन से बाहर हो चुका है। वांग बिंगई पर मानो बिजली गिर पड़ी। उनका चेहरा एकदम सफेद हो गया। स्पष्ट है कि उन्हीं लोगों ने सैटेलाइट सिग्नल्स बंद करवाए हैं। वही लोग उन पायरेट्स के असली संरक्षक हैं। उन्हें उस प्रतिभाशाली लड़के की याद आई। अगले ही पल वे कुर्सी पर ढह गए। उनके दिल में सिर्फ निराशा बची थी। उधर यूनहाई कार्गो शिप पर पापा भी सैटेलाइट फोन पर नो सर्विस का संदेश देखकर पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने मुड़कर सबकी तरफ देखा। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अगर हम चुपचाप सरेंडर करेंगे तो भी शायद नहीं बचेंगे। इससे अच्छा है कि हम लड़ें। कम से कम बच्चों को भागने के लिए थोड़ा समय तो मिल जाएगा। धीरे धीरे शिप के अंदर का शोर कम होने लगा। किसी ने आयरन रॉड उठा ली, किसी ने लकड़ी का डंडा पकड़ लिया। बैठकर मरने से बेहतर है कि इन पायरेट्स से आखिरी सांस तक लड़ें। जब पापा ने देखा कि लोग अब थोड़ा शांत हो चुके हैं तो उन्होंने सोचा कि बेटे से आखिरी बार कुछ कह लें। लेकिन उन्होंने इधर उधर देखा तो मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वे मुझे ढूंढने बाहर निकलने वाले थे, मैं तेजी से कैबिन के अंदर घुसा और सबकी तरफ देखते हुए जोर से बोला, सब लोग घबराइए मत, हम उन पायरेट्स को रोक सकते हैं। जैसे ही मेन कैरेक्टर ने सबकी तरफ देखा, उसने बेहद गंभीर आवाज में कहा, मैंने अब सबसे पहले ही कहा था कि जो हथियार मैंने बनाए हैं वो कोई मॉडल या प्रॉप नहीं है। वो सब बिल्कुल रियल वेपन्स हैं। इतना कहते ही उसने दोनों बॉक्सेस को खींचकर कमरे के बीच में रख दिया। उसके बाद उसने एक बॉक्स से मशीन गन निकाली और दूसरे बॉक्स से उसके सारे जरूरी कंपोनेंट्स बाहर निकाल लिए। सब लोग अभी समझ ही रहे थे कि आखिर वह करना क्या चाहता है। तभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसने पूरी मशीन गन को असेंबल करके सबके सामने तैयार कर दिया। फिर उसने सबकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं अपनी और आप सबकी जान के साथ कभी मजाक नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर भी शिप पर मौजूद लोगों की आंखों में साफ साफ अविश्वास दिखाई दे रहा था। आखिर कोई भी आसानी से इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि एक साधारण कार्गो शिप पर अचानक से इतनी सारी मिलिट्री वेपन्स मौजूद होंगी। लेकिन उस समय सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि किसी के पास बहस करने या सवाल पूछने का समय नहीं था। इसलिए सभी लोगों ने अपनी शंकाओं को दबा लिया और जल्दी जल्दी तैयारी में लग गए। उधर समुद्र के बीच पायरेट्स का पूरा ग्रुप सीटी बजाते हुए और गाने गुनगुनाते हुए अपनी स्पीड बोट्स पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ लालच, पागलपन और आने वाली लूट का उत्साह दिखाई दे रहा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि आज उन्हें एक और आसान शिकार मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही उनकी स्पीड बोट्स यूनहाई कार्गो शिप से लगभग 3 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर पहुंची, तभी अचानक एक लुकआउट गार्ड का चेहरा बदल गया। वह घबराया हुआ सीधे अपने लीडर हसन सालेह के पास पहुंचा और उसने जो कुछ देखा था वह सब बता दिया। हसन ने आराम से अपने मुंह में दबा सिगार बाहर निकाला, अपने साथी के हाथ से टेलीस्कोप लिया और दूर खड़े यूनहाई की तरफ देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह क्या है? एक साधारण कार्गो शिप पर नेवल कैनन कैसे हो सकती है? और इतने सारे लोग यूनिवर्सल मशीन गन्स क्यों संभाल रहे हैं? हमें तो बताया गया था कि यह सिर्फ एक नॉर्मल कार्गो शिप है। लेकिन जब उसने थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसने देखा कि जहाज पर मौजूद लोगों के हाथों में हथियार तो जरूर थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों के हाथों में तो बंदूक तक नहीं थी। किसी के पास लोहे की रॉड थी तो किसी के पास लकड़ी का डंडा। तभी हसन को लगा कि उसने पूरी सिचुएशन समझ ली है। उसके चेहरे पर उत्साह और भी बढ़ गया। उसने टेलीस्कोप नीचे रखा और हंसते हुए बोला, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेवकूफ लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हथियार इनके हाथों में जरूर हैं, लेकिन इनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो डंडे लेकर खड़े हैं। ये पूरी तरह ब्लफ है।
पता नहीं कहां से कुछ नकली और सजावटी हथियार उठा लाए हैं। भाइयों, पूरा जोर लगाकर हमला करो। अपने लीडर की बात सुनते ही बाकी पायरेट्स के चेहरे पर भी समझ जाने वाला भाव आ गया। उनकी नजरों में हसन की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। अगले ही पल सभी स्पीड बोट्स ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और यूनहाई की तरफ टूट पड़े। उधर यूनहाई कार्गो शिप पर मेन कैरेक्टर सेल्फ डिफेंस के लिए मशीन गन्स बांटने के बाद सीधे वेपन कमांड रूम में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने रेडार सिस्टम चालू किया और टारगेट्स को लॉक करना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा था कि पायरेट्स आखिर कब फाइनल अटैक जोन में प्रवेश करेंगे। इसी दौरान उसने मन ही मन अफसोस भी किया। तैयारी बहुत जल्दी में करनी पड़ी थी। मेरे पास इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम और फेज लॉकिंग टारगेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का समय ही नहीं था। इसी वजह से फिलहाल सिर्फ अनुमानित दिशा में टारगेट लॉक किया जा सकता है। पूरी तरह प्रिसिजन स्ट्राइक करना अभी संभव नहीं है, लेकिन सामने मौजूद इन पायरेट्स से निपटने के लिए इतना काफी है। आखिरकार जब पायरेट्स की स्पीड बोट्स जहाज से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर पहुंच गईं, तब उसने मन ही मन काउंटिंग शुरू कर दी। 5 4 3 2 1। जैसे ही उसकी काउंटिंग खत्म हुई, डेक पर लगी नेवल कैनन्स के अंदर से धातु के टकराने की तेज आवाजें गूंजने लगीं और अगले ही पल आग की लपटों के साथ गोलियों की भयानक बारिश शुरू हो गई। सबसे आगे बढ़ रही कई स्पीड बोट्स एक ही पल में आग के गोले में बदल गईं। भयानक एक्सप्लोजन्स ने समुद्र की सतह तक को हिला दिया। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही दर्जनों बोट्स पूरी तरह तबाह हो चुकी थीं। बाकी पायरेट्स डर और सदमे से वहीं के वहीं जम गए। कुछ लोग तो बोट मोड़ने से पहले ही घबराकर सीधे समुद्र में कूद पड़े। सिर्फ कुछ गिनी चुनी बोट्स ही अपनी जान बचाकर भाग सकीं। जो लोग कुछ मिनट पहले खुद को शेर समझ रहे थे, अब वही जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उधर यूनहाई पर मौजूद सभी लोग यह दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। हम जीत गए। हम सच में जीत गए। हमने पायरेट्स को भगा दिया। ये हथियार सचमुच असली हैं। वो सच में असली हैं। अब हम मरने वाले नहीं हैं। इसी दौरान एक आदमी दुखी चेहरे के साथ बोला, अरे यार, पायरेट्स तो इतनी जल्दी भाग गए कि मुझे गोली चलाने का मौका तक नहीं मिला। उसकी बात सुनते ही जहाज पर मौजूद लोग हंस पड़े। पूरा शिप हंसी, खुशी और आंसुओं से भर चुका था। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। डर अभी भी मौजूद था, लेकिन अब वह डर खुशी और राहत में बदल चुका था। दूसरी तरफ जान बचाकर भाग रहे पायरेट्स अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे। शैतान हैं वो लोग। ड्रैगन नेशन के लोग इंसान नहीं हैं, शैतान हैं। ये बहुत डरावना था। मुझे घर वापस जाना है। उधर हसन अपनी घायल जांघ को दबाकर बैठा हुआ था। वह दर्द सहते हुए सैटेलाइट फोन निकालकर सिग्नल आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सिग्नल आया, उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। बॉस, हमें धोखा दिया गया है। आपने कहा था कि यह सिर्फ एक साधारण कार्गो शिप है, लेकिन वो तो पूरी तरह आर्म्ड वॉरशिप निकली। हमने 20 से ज्यादा स्पीड बोट्स खो दी और लगभग 100 लोग मारे गए या गायब हो गए। फोन के दूसरी तरफ बैठा बॉस अपने हाथ में वाइन ग्लास घुमा रहा था, लेकिन रिपोर्ट सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उन लोगों ने हमें झूठी जानकारी दी है। तुम लोग वापस आओ और इलाज करवाओ। मैं खुद उनसे जवाब मांगूंगा। इतना कहकर उसने तुरंत फॉल्क एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट के कमांडर रॉस केलमन को फोन लगा दिया। लेकिन जैसे ही रॉस ने सुना कि ड्रैगन नेशन की एक कार्गो शिप पर नेवल वेपन्स लगे हुए हैं, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही फोन काट दिया। फिर उसने तुरंत फॉल्क फ्रिगेट फ्लीट को आदेश भेजा, तुरंत यूनहाई कार्गो शिप की पोजीशन की तरफ बढ़ो। उन बेवकूफों ने एक मर्चेंट शिप को मिलिट्री फ्रिगेट में बदल दिया है। यह इंटरनेशनल ट्रीटी का सीधा उल्लंघन है। वहां पहुंचकर सबूत के तौर पर तस्वीरें लेना, उसके बाद शिप को डुबो देना और उसका पूरा कार्गो जब्त कर लेना। आदेश देने के बाद रॉस जोर जोर से हंसने लगा। उधर यूनहाई पर मेन कैरेक्टर जश्न मना रहे लोगों को देख ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंध गई। पिछले जन्म में अपने पिता की मौत के बाद वह कई सालों तक गल्फ ऑफ एडन से जुड़ी खबरों पर नजर रखता रहा था। उसे याद आया कि लगभग 2010 के आसपास ऐसी अफवाहें फैली थीं कि कुछ पश्चिमी देश पायरेट्स के साथ मिलकर काम करते हैं, और उसी समय अचानक गायब हुए सैटेलाइट सिग्नल्स की घटनाएं भी उसके दिमाग में घूमने लगीं। इन दोनों बातों को जोड़कर देखना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। वह तुरंत जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, जहाज रोक दो, सभी नेवल कैनन्स के बैरल तुरंत निकाल दो। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन अब तक वह कई बार खुद को सही साबित कर चुका था, इसलिए किसी ने सवाल नहीं किया। कुछ ही देर बाद सभी कैनन्स के बैरल्स निकाल दिए गए और ठीक उसी समय दूर समुद्र में एक फ्रिगेट दिखाई दी। उसे देखते ही मेन कैरेक्टर ने दांत भींच लिए। तो आखिर ये लोग ही हैं, दुनिया के सबसे बड़े ट्रबल मेकर्स। लेकिन तभी
उसके दिमाग में अचानक एक शानदार योजना आ गई। उसने तुरंत अपने पिता की तरफ देखा। जल्दी एक ओपन रेडियो मैसेज भेजो। उसमें लिखो, हम ब्यूटीफुल कंट्री की नेवी का दिल से धन्यवाद करते हैं। उनकी मदद की वजह से ही हम पायरेट्स से बच पाए। हम जल्द ही अपनी तरफ से उनका आभार व्यक्त करेंगे। उसकी बात सुनते ही उसके पिता पूरी तरह हैरान रह गए। बाकी रिश्तेदार भी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। लेकिन पायरेट्स को तो हमने खुद भगाया था। फिर उनका धन्यवाद किस बात का? इस बार मेन कैरेक्टर ने बिना कुछ छिपाए सीधे जवाब दिया, पापा एक बात सोचिए, अगर इस इलाके में उनकी वॉरशिप्स लगातार पेट्रोल कर रही हैं, तो फिर पायरेट्स इतने निडर होकर हमला कैसे कर रहे हैं? प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं गलत नहीं हूं। उधर फाल्क फ्रिगेट पर कैप्टन चार्ल्स वॉकर समुद्र में फैले मलबे और दूर मौजूद यूनहाई को देख रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। बस यूनहाई तक पहुंचना है, कुछ तस्वीरें मिल जाएंगी और फिर बड़ा इनाम हमारा होगा। लेकिन तभी उसका सैटेलाइट फोन बज उठा। फोन के दूसरी तरफ रॉस गुस्से से चिल्ला रहा था, तुम लोगों ने आखिर किया क्या है? ड्रैगन नेशन के लोग क्यों कह रहे हैं कि तुमने उनके लिए पायरेट्स के खिलाफ जाल बिछाया था? तुम लोग बेवकूफ हो क्या? चार्ल्स पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने उनकी मदद कब की? उसी समय उसका एक ऑफिसर एक रेडियो मैसेज लेकर अंदर आया। चार्ल्स ने मैसेज पढ़ा और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसमें लिखा था, ब्यूटीफुल कंट्री की फ्रिगेट फ्लीट का धन्यवाद, जिनकी सहायता से यूनहाई कार्गो शिप पायरेट्स को हराने में सफल रही। आभार स्वरूप हम 10,000 RMB दान करेंगे। उम्मीद है कि वे हमारे इस छोटे से गिफ्ट को स्वीकार करेंगे। ये पढ़ते ही चार्ल्स ने गुस्से में मेज पर जोर से मुक्का मार दिया। वह उसी समय यूनहाई को समुद्र में डुबो देना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगर वे यह रेडियो मैसेज प्राप्त कर चुके थे तो इसका मतलब साफ था कि यूनहाई के सुरक्षित बच निकलने की खबर पहले ही पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी थी, और अब अगर वे हमला करते तो पूरा मामला उन्हीं के खिलाफ जा सकता था। कुछ देर बाद आखिरकार लोकल कोस्ट गार्ड मौके पर पहुंच गई, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उनकी पेट्रोल बोट सीधे यूनहाई के पास आने के बजाय ब्यूटीफुल कंट्री की फ्रिगेट के पास जाकर रुक गई। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी हमारा ओपन रेडियो मैसेज मिल चुका था और उन्होंने भी सच में यही मान लिया था कि ब्यूटीफुल कंट्री की नेवी ने हमारी जान बचाई है। अब वो शायद उनका धन्यवाद करने पहुंचे थे। अब देखने वाली बात सिर्फ ये थी कि जब फ्रिगेट के कैप्टन को यह तारीफ सुनने को मिलेगी तो वो खुशी से मुस्कुराएगा या गुस्से में खून थूक देगा। तभी अचानक मेरे दिमाग के अंदर एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, बधाई हो होस्ट, आपने बिगिनर वेपन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कुल 102 पायरेट्स को समाप्त किया गया। आपको S++ रेटिंग प्राप्त हुई है। रिवॉर्ड 3000 पॉइंट्स। मेरे सामने उभर कर आए सिस्टम पैनल को देखकर मैं कुछ पलों के लिए पूरी तरह चुप हो गया। सिर्फ एक वेपन टेस्ट के लिए ही इतने लोगों की जान चली गई। तो फिर भविष्य में अगर मुझे दूसरे वेपन्स टेस्ट करने पड़े, क्या तब भी लोगों को मारना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रीढ़ की हड्डी तक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, लेकिन कुछ देर बाद मैंने खुद को शांत किया। जो पायरेट्स इतने अत्याचार करते हैं उनका अंत तो एक दिन होना ही था। अगर मैंने उन्हें रोका है तो इसे बुराई के खिलाफ खड़ा होना ही माना जाएगा। अपने मन को शांत करने के बाद मैंने सामने खड़ी ब्यूटीफुल कंट्री की विशाल वॉरशिप की तरफ देखा। इस समय ड्रैगन नेशन की टेक्नोलॉजी अभी भी ब्यूटीफुल कंट्री से काफी पीछे थी। अगर मुझे उनकी वॉरशिप टेक्नोलॉजी हासिल हो जाती तो वो ड्रैगन नेशन के लिए बहुत बड़ा फायदा होता। जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया, सिस्टम की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, संभव है होस्ट। यह सिस्टम वास्तविक वस्तुओं के आधार पर रिवर्स एनालिसिस कर सकता है। यदि होस्ट दुश्मन की वॉरशिप पर चढ़ जाता है तो पॉइंट्स खर्च करके उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का एनालिसिस किया जा सकता है। यह सुनते ही मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मेरे सामने खड़ी यह वॉरशिप ब्यूटीफुल कंट्री की एक्टिव सर्विस वॉरशिप थी। इसके अंदर ऐसी कई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज मौजूद थीं जो शायद अभी ड्रैगन नेशन के पास नहीं थीं। इतना बड़ा मौका मैं किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। मैंने उत्साह में अपने हाथ रगड़ लिए। उधर फॉल्क फ्लीट का कमांडर रॉस गुस्से से लगभग फटने वाला था। इतनी शानदार योजना थी। हम एक तीर से 3 निशाने लगाने वाले थे। फिर आखिर नुकसान हमारा कैसे हो गया? अब तक वे इसी तरीके से कई देशों के कार्गो शिप्स को फंसाकर लूट चुके थे, लेकिन आज पहली बार उनका दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया था। और उससे भी बड़ी समस्या यह थी कि अब उस थैंक यू मैसेज के बाद पायरेट्स का इस्तेमाल करके दूसरे देशों के जहाज लूटना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, पायरेट्स कभी भी बदला लेने से पीछे नहीं हटते। बहुत संभव था कि भविष्य में ब्यूटीफुल कंट्री के कार्गो शिप्स भी उनके निशाने पर आ जाएं।
रॉस ने गुस्से में दांत भींच लिए। इतना शानदार पैसा कमाने का रास्ता यूं ही खत्म हो गया। उसी समय समुद्र में ब्यूटीफुल कंट्री की फ्रिगेट्स और लोकल कोस्ट गार्ड की शिप्स धीरे धीरे यूनहाई की तरफ बढ़ने लगीं। जहाज स्थिर होने के बाद एक मध्यम आयु का ड्रैगन नेशन निवासी यूनहाई पर चढ़ा। वो कोई और नहीं बल्कि स्थानीय क्षेत्र में ड्रैगन नेशन के एम्बेसडर वांग जिंगमिंग थे। उन्होंने यूनहाई पर मौजूद सभी लोगों को देखा और भावुक आवाज में कहा, आप लोगों ने बहुत कठिन समय का सामना किया है। अगर हमारे देश की नेवल स्ट्रेंथ पर्याप्त होती तो आपको ऐसी सिचुएशन का सामना कभी नहीं करना पड़ता। उनकी बात सुनकर जहाज पर मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। असल में किसी को भी उनसे कोई शिकायत नहीं थी। इतनी लंबी दूरी पर तुरंत मदद पहुंचाना लगभग असंभव था। और फिर एम्बेसडर वांग जिंगमिंग का खुद लोकल कोस्ट गार्ड के साथ यहां पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। जब सबकी बातचीत लगभग खत्म हो गई तब मैं सीधे वांग जिंगमिंग के पास गया। एम्बेसडर वांग, आपका यहां खुद आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बार हम इसलिए बच पाए क्योंकि ब्यूटीफुल कंट्री की फ्रिगेट ने समय पर हमारी मदद की। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमें उनके वॉरशिप तक ले चलें। मैं उनका आमने सामने धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर वांग जिंगमिंग कुछ पलों के लिए चुप हो गए। सच कहा जाए तो उन्हें खुद भी विश्वास नहीं था कि ब्यूटीफुल कंट्री की नेवी ने हमारी मदद की होगी। वो इस बारे में सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन लोकल कोस्ट गार्ड की मौजूदगी में ऐसा करना सही नहीं था। अब जब मैंने खुद ये बात कही तो उनकी आखिरी शंका भी खत्म हो गई। उन्होंने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही देर बाद उनकी मदद से मैं, पापा और बाकी लोग फॉल्क फ्रिगेट पर पहुंच गए। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि वॉरशिप पर कदम रखते ही मेरे दिमाग में लगातार सिस्टम नोटिफिकेशंस गूंजने लगे थे। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक फॉल्क फ्रिगेट पर प्रवेश कर लिया है। फेज्ड अरे रेडार एनालिसिस शुरू। गैस टर्बाइन पावर सिस्टम एनालिसिस शुरू। मिसाइल लॉन्च सिस्टम एनालिसिस शुरू। हल स्ट्रक्चर एनालिसिस शुरू। करंट प्रोग्रेस 25%। सिस्टम की आवाज सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान अपने आप फैल गई। कुछ देर बाद हमारी मुलाकात फ्रिगेट के कैप्टन चार्ल्स वॉकर से हुई, लेकिन उसका चेहरा बेहद ठंडा और कठोर था। वो हमें ऐसे देख रहा था जैसे हम उसके दुश्मन हों। लेकिन अभी एनालिसिस पूरा नहीं हुआ था। मैं इतनी जल्दी वहां से वापस कैसे जा सकता था? मैं सीधे चार्ल्स के सामने पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटीफुल कंट्री सचमुच दुनिया की शांति का रक्षक है। आपकी बहादुरी और निस्वार्थ मदद की वजह से ही हमारी जान बच पाई। मैं दिल से आपका आभारी हूं। चार्ल्स का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसकी कनपटियों की नसें तक उभर आईं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती कोई बेहद खराब चीज निगलने पर मजबूर कर दिया हो। समस्या ये थी कि वो उसे निगल भी नहीं सकता था और उगल भी नहीं सकता था। अगर वो इस मदद से इनकार करता तो पायरेट्स के साथ उसके संबंधों पर सवाल उठ सकते थे, और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली चीज मैं था। मेरी बातें सुनने में तो बिल्कुल सामान्य लग रही थीं, लेकिन पता नहीं क्यों उसे उनमें हल्का सा तंज और व्यंग्य महसूस हो रहा था। चार्ल्स ने दांत भींचते हुए कहा, नागरिकों की रक्षा करना हमारे सैनिकों का कर्तव्य है। अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो अब आप लोग वापस जा सकते हैं। अब साफ था कि वो हमें वहां से जल्दी निकालना चाहता था, लेकिन मेरे एनालिसिस की प्रोग्रेस अभी भी 90% पर अटकी हुई थी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, रिस्पेक्टेड सर, आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैंने आपके लिए एक गीत भी तैयार किया है। कृपया मुझे इसे गाने की अनुमति दीजिए। इसके बाद मैंने गाना शुरू कर दिया। धन्यवाद आपको। आपकी वजह से हर मौसम में गर्माहट बनी रहती है। आपकी वजह से यह दुनिया और भी खूबसूरत लगती है। मैं एक तरफ गाना गा रहा था और दूसरी तरफ चोरी छिपे एनालिसिस प्रोग्रेस देख रहा था। आखिरकार जैसे ही प्रोग्रेस बार 100% पर पहुंची, मैंने तुरंत गाना बंद किया और बिना पीछे देखे वापस मुड़ गया। चार्ल्स कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। अरे, ये गाना तो अभी खत्म भी नहीं हुआ था। ये अचानक चला क्यों गया? आज का दिन उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। यूनहाई पर वापस लौटने के बाद वांग जिंगमिंग और लोकल कोस्ट गार्ड की सुरक्षा में हम आखिरकार अपने अंतिम पोर्ट तक पहुंच गए और सफलतापूर्वक कार्गो डिलीवरी पूरी कर दी। पेमेंट मिलने के बाद वांग जिंगमिंग ने हमारे सम्मान में एक शानदार बैंक्वेट का आयोजन भी किया। दावत के दौरान स्थानीय अधिकारियों ने उत्सुकता से पूछा, ब्यूटीफुल कंट्री की वॉरशिप ने आखिर पायरेट्स को कैसे हराया? हम इस घटना का बड़े स्तर पर प्रचार करना चाहते हैं। मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई डकलेग खाते हुए मुस्कुराया और थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहानी सुनाने लगा। जब पायरेट्स आए थे तब हम सब बहुत डर गए थे। आप जानते हैं, हमारे जहाज पर मौजूद सारे हथियार तो सिर्फ मॉडल्स थे।
हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिसके हाथ जो आया उसने वहीं उठा लिया। कुछ लोग तो मॉप लेकर पायरेट्स को जहाज पर चढ़ने से रोक रहे थे। मेरे बड़े ताऊ तो पायरेट्स को रोकते समय घायल भी हो गए थे। उनकी बांध पर बेयोनेट से चोट लग गई थी। बस थोड़ी सी और देर हो जाती तो शायद उनकी जान ही चली जाती। मेरी बात सुनकर पापा की आंखें फैल गईं। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोले, अगर मुझे सही याद है तो बड़े भैया पायरेट्स से नहीं लड़े थे। वो तो घबराहट में फिसल गए थे और डेक पर निकली हुई लोहे की चादर से उनकी बांह कट गई थी। लेकिन असलियत में वह सिर्फ एक छोटी सी खरोंच थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि लिन जनहाई ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप खाना अपने मुंह में ठूंसता जा रहा था, मानो उसे डर हो कि अगर उसने बोलना शुरू किया तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाएगा और वहीं जोर जोर से हंस पड़ेगा। उधर मैं अभी भी पूरी तरह अपने परफॉर्मेंस में डूबा हुआ था। मैं बड़े जोश और उत्साह के साथ स्थानीय पुलिस ऑफिसर्स को उस महान युद्ध की कहानी सुना रहा था जब ब्यूटीफुल कंट्री की वॉरशिप ने हीरोइक एंट्री मारी थी। आप लोगों ने वो सीन देखा ही नहीं था। वॉरशिप सीधे रास्ता साफ करती हुई आगे बढ़ रही थी। नवल गन्स लगातार फायर कर रही थीं। उस समय उनकी ताकत और दबदबा ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी दुनिया में अजेय हों। उस पल तो मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ कि ब्यूटीफुल कंट्री ही पूरी ब्लू प्लैनेट की सबसे ताकतवर शक्ति है। लेकिन मेरी बातें सुनते सुनते स्थानीय लोगों के चेहरे धीरे धीरे अजीब होते जा रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ब्यूटीफुल कंट्री सच में इतना ताकतवर है? अगर ऐसा है तो कई दशक पहले ड्रैगन कंट्री ने उन्हें उनके अपने घर तक वापस कैसे धकेल दिया था? और फिर ब्यूटीफुल कंट्री खुद को ब्लू प्लैनेट का पुलिस ऑफिसर कहता है, लेकिन असल में वह दुनिया भर में क्या क्या करता है यह बात तो लगभग हर कोई जानता है। वैसे भी उन्हें ड्रैगन कंट्री से खास लगाव तो कभी रहा नहीं। फिर इस बार वे अचानक इतने दयालु और मददगार कैसे बन गए? हालांकि उस समय किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुलेआम ब्यूटीफुल कंट्री का मजाक उड़ा सके। आखिरकार खुद को ब्लू प्लैनेट का ओवरलॉर्ड समझने वाले इस देश को अपनी तारीफ सुनना दुनिया की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक था। अगर यह खबर उनके कानों तक पहुंचती तो वे शायद खुशी से फूले नहीं समाते। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि इस बार शायद उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे ही इस घटना की सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी, स्थानीय पायरेट्स के बीच ब्यूटीफुल कंट्री की बची खुची प्रतिष्ठा भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इससे पहले यूनहाई से भेजा गया टेलीग्राम शायद अब तक कई देशों के सीनियर ऑफिशियल्स और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स तक पहुंच चुका होगा। और अगर अब वांग जिंगमिंग एक और टेलीग्राम भेज देते तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ ही देर बाद वांग जिंगमिंग अपनी सीट से उठे और टेलीग्राम भेजने चले गए। उधर मैं भी आराम से सिर झुकाकर दोबारा खाने में व्यस्त हो गया। लेकिन तभी अचानक मेरी नजर क्रू मेंबर झांग माओकाई पर पड़ी। वह भी धीरे से अपनी सीट से उठा और अपना पेट पकड़ते हुए बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल गया। मैंने हल्के से भौहें सिकोड़ ली। मेरी आंखों में झुंझलाहट की एक झलक उभर आई। जब पायरेट्स हमला कर रहे थे तब सबसे ज्यादा चीखने चिल्लाने वाला यही आदमी था। हर दूसरे सेंटेंस में बस एक ही बात बोल रहा था, जल्दी सरेंडर कर दो। सच कहूं तो यह आदमी बेहद परेशान करने वाला था। एक जवान आदमी होकर भी उसके अंदर जहाज पर मौजूद बुजुर्ग लोगों जितनी हिम्मत और सम्मान तक नहीं था। उधर जबकि यूनहाई पर लोग जश्न मना रहे थे, समुद्र के दूसरी तरफ वांग बिंघाई लगभग पागल होने की स्थिति में पहुंच चुके थे। उन्होंने हर वह काम कर लिया था जो उनके बस में था, लेकिन फिर भी यूनहाई की तरफ से किसी तरह की कोई खबर नहीं आ रही थी। उन्होंने दूर चमकती समुद्री लहरों की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, आर्मी को तैयार होने में 10 साल लगते हैं, लेकिन नेवी को तैयार होने में 100 साल लग जाते हैं। ड्रैगन कंट्री की नेवी को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। और आज की सच्चाई यह है कि हम अपने ही नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी तक नहीं दे पा रहे हैं। उनकी आवाज में बेबसी भी थी और दर्द भी। लेकिन तभी अचानक सैटेलाइट फोन कनेक्टेड हो गया। अगले ही पल दूसरी तरफ से वांग जिंगमिंग की उत्साहित आवाज सुनाई दी, ओल्ड वांग, जिस लड़के का तुम जिक्र कर रहे थे वह मिल गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहाज पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। अब तुम चिंता करना बंद कर सकते हो। यह सुनते ही वांग बिंघाई लगभग अपनी सीट से उछल पड़े। सच में यह तो शानदार खबर है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना परेशान था। लेकिन खुशी के कुछ सेकंड्स बाद उनके दिमाग में अचानक एक सवाल आया, रुको, वे लोग बचे कैसे? क्या उन पायरेट्स को अचानक इंसानियत याद आ गई थी? लेकिन यह कैसे संभव है? उन खूंखार लोगों के अंदर इंसानियत जैसी कोई चीज बची ही कहां होती है? जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या था? वांग जिंगमिंग ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया,
सच कहूं तो मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाया हूं। कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल कंट्री की एस्कॉर्ट फ्रिगेट मदद के लिए पहुंची थी। पता नहीं उन लोगों में अचानक इतनी इंसानियत कहां से आ गई। दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि तभी वांग जिंगमिंग के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वह फोन रखने ही वाले थे कि तभी एक युवा लड़का सीधे दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसके चेहरे पर चापलूसी से भरी मुस्कान थी। अम्बेसडर साहब, मेरा नाम जंग मौकाई है। मैं यूनहाई जहाज पर काम करने वाला एक मजदूर हूं। यह सुनते ही वांग जिंगमिंग की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। यूनहाई का मजदूर? कुछ अजीब है। मैंने यूनहाई के क्रू की सारी जानकारी पहले ही देख रखी है। लेकिन तभी जंग मौकाई जल्दी जल्दी बोल पड़ा। उन्होंने कानून तोड़ा है। उन पायरेट्स को ब्यूटीफुल कंट्री के लोगों ने नहीं मारा था। उन्हें लिन जिंगलान और उसके साथियों ने खत्म किया था। जहाज पर रखी सारी चीजें मॉडल्स नहीं थीं। वे असली हथियार थे और वे सारे हथियार मैनेजर लिन ने खुद बनाए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने उन्हीं हथियारों से पायरेट्स को बेरहमी से मार गिराया था। उस समय का दृश्य इतना भयानक था कि समुद्र का एक बड़ा हिस्सा खून से लाल हो गया था। वह कोई कार्गो शिप नहीं थी। मेरी नजर में तो असली पायरेट्स वही लोग हैं। यह सुनकर वांग जिंगमिंग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। तो पायरेट्स को हराने वाले ब्यूटीफुल कंट्री के सैनिक नहीं थे, बल्कि कार्गो शिप पर मौजूद लोग थे। और मैंने अभी क्या सुना? वह लड़का सच में नेवल कैनन और मशीन गन बना सकता है? यह आखिर कैसे संभव है? उन्होंने तुरंत गंभीर आवाज में पूछा। तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? वह लिन जिंगलान तो अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। इतनी कम उम्र में वह नेवल कैनन कैसे बना सकता है? इस समय वांग जिंगमिंग को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें तो लग रहा था कि झांग माओकाई शायद जानबूझकर झूठ बोल रहा है। लेकिन जांग माओकाई को पूरा यकीन था कि लिन जिंगलान ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। उसके चेहरे पर एक अजीब और विकृत मुस्कान उभर आई। आपको पता नहीं है, उस लिन जिंगलान की हिम्मत बहुत बड़ी है। रवाना होने से पहले मैंने खुद अपने कानों से उसे कहते सुना था कि उन हथियारों को उसने अपने हाथों से बनाया है। वे सारे वेपन्स अभी भी जहाज पर मौजूद हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक भी गोली नहीं चलाई थी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं गवाही देने के लिए भी तैयार हूं। वांग जिंगमिंग ने सामने खड़े जंग माओकाई को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में ठंडापन चमक उठा। फिलहाल यह अलग बात थी कि उसकी बातें सच थीं या झूठ, लेकिन उसका यह स्वार्थी और शर्मनाक व्यवहार ही उससे नफरत करने के लिए काफी था। इतने ईयर्स के डिप्लोमेटिक करियर ने उन्हें अपनी भावनाओं को छिपाना अच्छी तरह सिखा दिया था। इसलिए उनके चेहरे पर न गुस्सा दिखाई दिया और न ही नाराजगी। इसके बजाय वे मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम्हारी यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मैं इस मामले पर गंभीरता से विचार करूंगा। लेकिन याद रखना, इस बात का जिक्र अब तुम किसी और से नहीं करोगे, वरना तुम्हारा सारा क्रेडिट खत्म हो जाएगा। समझे? उन्हें डर था कि झांग माओकाई कहीं अपनी जुबान पर काबू न रख पाए। आखिर वे विदेशी जमीन पर थे और ऐसी कोई भी खबर बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकती थी। उधर जंग माओचाई यह सुनकर बेहद उत्साहित हो गया। उसे लगा कि एम्बेसडर ने उसकी बात को बहुत महत्व दिया है। वह कुछ और धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वांग जिंगमिंग मुस्कुराते हुए उसे कमरे से बाहर छोड़ आए। उसके जाने के बाद उनकी नजर अभी भी कनेक्टेड पड़े सैटेलाइट फोन पर गई। उन्हें पता था कि वांग बिंघाई ने अभी की पूरी बातचीत सुन ली होगी, इसलिए उन्होंने सीधे पूछा, ओल्ड वांग, अभी की पूरी बातचीत तुमने सुन ली होगी, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन फोन की दूसरी तरफ वांग बिंजिया अभी तक अपने सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे। उन्हें इंस्पेक्शन वाले दिन की सारी बातें याद आने लगीं। कई बार उन्हें ऐसा लगा था कि वे चीजें सच में असली हथियार हैं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि यह सब एक बच्चे ने बनाया है, तो उन्होंने उस शक को नजरअंदाज कर दिया और अनुमति दे दी। अब वे खुद समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसा महसूस करना चाहिए। एक तरफ उन्हें अपनी लापरवाही पर अफसोस हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वे बेहद खुश भी थे। आखिर चाहे जो भी हुआ हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ड्रैगन कंट्री के नागरिक सुरक्षित थे। और सच कहें तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक किशोर लड़का सचमुच एक साधारण कार्गो शिप को वॉरशिप में बदल देगा। और उससे भी हैरानी की बात यह थी कि उसने ऐसी चाल चली कि ब्यूटीफुल कंट्री चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया।